नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत करते हैं कमाल की पाठशाला की एक और नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर हम एलसीएम के बारे में सीखने वाले हैं कि एलसीएम होता क्या है, इसे किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, इसकी कितनी विधियां हैं, किस प्रकार के हमारे पास सवाल आते हैं। इन सभी टॉपिकों पे हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले देखिए एलसीएम होता क्या है। तो एलसीएम के लिए हमने कहा कि 2 या 2 से अधिक, यानी कि इसके लिए हम कह चुके हैं कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम मतलब छोटा से छोटा समावर्त्य वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इन दोनों संख्याओं का पूरा भाग चला जाए। तो यह होगी एक परिभाषा। इसको समझने के लिए देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लिए हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 संख्याएं हैं 12 और 16, और हमें एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है अगर इन दोनों का भाग संपूर्ण रूप से जाना चाहिए, यानी कि शेषफल 0 बचना चाहिए। कौन सी ऐसी छोटी से छोटी संख्या होगी जिसके अंदर हम 12 का भी भाग दे सकते हैं और शेषफल 0 बचता है, और 16 का भी भाग दे सकते हैं, शून्य शेषफल जो है 0 बचता है। तो इसके लिए देखिए अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इसको करेंगे। अभाज्य गुणनखंड किसे कहेंगे, अभाज्य संख्याएं किसे कहेंगे, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाए, वो होगी हमारे पास अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं एक बार इस प्रकार से, यानी कि एलसीएम ये हो गया हमारे पास। अभाज्य संख्याओं के लिए हमने कहा था, मान लीजिए 2 है, 2 में 1 का भाग जाएगा और 2 का भाग जाएगा, यानी कि 1 अभाज्य गुणनखंड के रूप में है। दूसरी संख्या है 3 है, जिसमें 1 का भाग जा रहा है और इसके अलावा हमारे पास 3 का भाग जा रहा है, अभाज्य गुणनखंड है इसके। इसके बाद में अगर 4 की बात करें तो वो नहीं होगा, क्योंकि उसमें 2 का भी भाग जा रहा है, यानी कि हमने कहा था कि 1 और स्वयं के अलावा नहीं जाना चाहिए। तो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इसको बदलेंगे। तो सबसे पहले इसमें कौन सी संख्या का भाग दें जो पूरा जाए और शेषफल 0 बचे, यानी कि 2 का भाग दिया, 12 छिक 2 छिक 12, और ये गया 8 पे। फिर से हमने 2 पे दिया, इसका मतलब ये आ गया यहाँ पे 3, ये आ गया 4। जब तक हमारे पास 1 ना आ जाए हम इसको स्टेप को दोहराएंगे। फिर से हमने इसका 2 का दिया, यानी कि यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 2। फिर से हमने इसको दिया, फिर यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे आ गया 1। इसको भी हम पूरी डिटेल से देखेंगे। एक बार हम समझ लेते हैं कि एलसीएम होता क्या है। ठीक है, यानी कि 3 पे गया, फिर से 1 आ गया, यानी कि अब क्या है कि एलसीएम जो है हमारे पास 12 और 16 का, वो क्या मिल गया हमारे पास, ये बन गया 2 × 2 × 2 × 2 × 3। ठीक, यानी कि ये हमारे पास आ चुका है 48। ठीक है, यानी कि ये आ गया 48। 48 एक ऐसी संख्या है जो छोटी से छोटी संख्या है। अगर हम 12 के अंदर भी, यानी कि 12 के अंदर 48 का भाग दें तो पूर्ण रूप से जाता है कितने पे, 4 पे, यानी कि 48, और शेषफल कितना बच गया, 0। अगर इसी प्रकार हम देखें 16 के अंदर 48 का भाग दें तो ये कितने पे जाएगा, 3 पे, यानी कि ये आ गया 18, 1 3 और 1 4, 48। ठीक है, यानी कि ये 3 पे गया, यानी कि 48, और ये देखिए, यानी कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या होगी जिस पे अगर हम किसी संख्या का भाग दे रहे हैं तो हमारे पास शेषफल नहीं बचना चाहिए। यानी कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो भी आपको एग्जाम्पल में आते हैं। यानी कि हो सकता है कि एग्जाम में सीधे तौर पर आपको दे दिया जाए कि इसका एलसीएम निकालिए, यानी 2 संख्याएं दे दी या 3 संख्याएं दे दी, उनका सीधा पूछ लिया, या घुमा फिरा के पूछ सकता है। इस प्रकार से यह पूछ सकता है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, यानी कि छोटी से छोटी संख्या हमें बतानी है जिसमें हम 15, 20 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इस प्रकार से भी आ सकते हैं क्वेश्चन, कुछ हो अलग अलग प्रकार के आ सकते हैं जिनको भी हम करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं कि एलसीएम ज्ञात किस प्रकार से करते हैं, यानी कि कौन कौन सी विधियों से हम एलसीएम को जो ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि लघुत्तम समापत्ति जिसको हम कहते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम देखेंगे लघुत्तम समापत्ति जिसको हमने लैसा कहा है कमाल की पाठशाला के अंदर। एलसीएम जिसके अंदर हम बात करेंगे कौन कौन सी विधियां हैं हमारे पास एलसीएम ज्ञात करने की। तो सबसे पहले विधि है वो है हमारे पास भाग की विधि। ठीक है, यानी कि भाग की विधि एलसीएम ज्ञात करेंगे हम। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल को लेके चलेंगे, इसी को हम भाग की विधि के अंदर लगाएंगे, और दूसरी जो विधि है उसके अंदर भी इसको हम पुटअप करेंगे। तो पहली विधि है हमारे पास भाग की विधि जिसको हम कहते हैं डिवीजन मेथड, और दूसरी विधि है हमारे पास गुणनखंड विधि जिसको हम वेक्टर मेथड कहते हैं। ठीक है, इन दोनों को देखेंगे। इन दोनों के लिए हम एक समान एग्जाम्पल को लेके चलेंगे, तो छोटा नहीं, हम बड़ा एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे जिससे कि आपको स्पष्ट हो जाए। तो हम 4 संख्याएँ लेके चलेंगे जिनका हमें एलसीएम करना है। ठीक है, हम 4 संख्याओं को लेके चल रहे हैं अब। तो देखिए, तो हमें क्या करना है कि हमें मान लीजिए संख्या दी गई है कि आपको एलसीएम निकालना है। सबसे पहले हम भाग विधि से करेंगे। जो संख्याएं कौन कौन सी है उनको लिख लेता हूँ मैं एक बार। 16 है, 24 है, 36 है, और एक और चीज़ है हमारे पास वो है 54।
यानी कि 4 संख्याएं दी गई है और इनका हमें पूछा गया है एलसीएम, जो कि हम भाग विधि से करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं इस प्रकार से, यानी कि डिवीज़न मेथड, जो कि भाग विधि से करने वाले हैं। हमारे पास जो विधि है वो है भाग विधि, और इसको हम करने वाले हैं अब हल, यानी कि विधि का नाम लिख लेते हैं हम यहाँ पे, जो है भाग विधि। ठीक है, तो भाग विधि से हम इसको हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमें जो संख्याएं दी गई है उनको हम इस प्रकार से लिखेंगे। तो इस प्रकार से लिखेंगे हम इनको, और अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इसको तोड़ेंगे, यानी कि ऐसी संख्याओं को चुनाव करेंगे जिससे कि टूट जाए। ठीक है, अब आपको बस कुछ नहीं करना है, हम इसको टुकड़ों के अंदर तोड़ने वाले हैं। तो अगर कोई सी भी संख्या के अंदर, किसी भी संख्या के अंदर भाग जा रहा है, यानी कि अगर 2 का हम भाग देंगे, छोटी छोटी संख्याओं से भाग देना शुरू करेंगे, अगर उन संख्याओं का भाग एक भी संख्या के अंदर जा रहा है तो भी हम देंगे। तो शुरुआत करेंगे, सबसे पहले हमारे पास सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड है, यानी कि अभाज्य संख्या सबसे छोटी है वो है 2। तो 2 का क्या इन सभी में भाग जा रहा है, तो आप देखिए 2 के अंदर जा रहा है, 2 के अंदर जा रहा है, यानी कि सबसे पहले हमने इसका भाग दिया 2 के अंदर, तो ये आ गया यहाँ पे 8, ये आ गया 12, ये यानी 36 यानी 2 गुना 18 होता है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 27। ठीक है, अब जिस संख्या के अंदर भाग जा रहा है उस संख्या को हम भाग देख के लिख देंगे, और जिस संख्या के अंदर भाग नहीं जा रहा है उसको हम उसी प्रकार से लिख देंगे। किस प्रकार से, देखिए फिर से हम इसमें क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे। 2 का भाग दिया, 8 के अंदर गया 4 पे, 12 के अंदर गया 6 पे, 18 के अंदर गया 9 पे, और 27 के अंदर नहीं जा रहा है तो हम इसको डायरेक्टली 27 ही लिखेंगे, यानी कि जिस संख्या के अंदर संख्या का भाग ना जाए ना तो उसको हम डायरेक्टली लिख देंगे, वो हमने लिख दिया 27। ठीक है, अब हम फिर से हम देखेंगे क्या इसके अंदर 2 का भाग जा रहा है, यानी कि अभाज्य संख्या का भाग जा रहा है। तो फिर से हमने देखा तो 2 का जा रहा है 2 पे, फिर यहाँ पे देखा तो 3 आ गया, 9 के अंदर हमारे पास नहीं जा रहा, और इसी प्रकार 27 के अंदर भी नहीं जा रहा है, इसको हमने समान लिख देना है। अब फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम इसमें 2 का भाग देख के देखेंगे क्या जा रहा है, जब तक देंगे जब तक वहाँ पे 1 ना प्राप्त हो। जिस प्रकार से इस संख्या के लिए हमारे पास 1 प्राप्त हो चुका है, लेकिन सभी संख्याओं के लिए ये 1 प्राप्त होना चाहिए। अब देखिए जितने भी हमारे पास टुकड़े हैं ना, इनके वहाँ इसके अंदर जो 2 का भाग नहीं जा रहा है इसमें, तो अब हम क्या करेंगे, अगली संख्या को देखेंगे, यानी कि अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले हमारे पास अभाज्य संख्या है वो है 2। अब अगली संख्या कौन सी है हमारे पास, वो है 3। अभाज्य संख्या हम 3 को देखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे वाले हैं 3 को, 3 से भाग दिया तो ये तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे गया 1 पे, यहाँ पे कितना गया 3 पे, और ये गया 9 पे। इसी प्रकार फिर से हमने इसमें 3 का भाग दे दिया, यानी कि 1 पे 1 पे 1 पे, और ये गया 3 पे। फिर से हमने इसमें 3 का भाग दे दिया, और ये गया हमारे पास 1 पे 1 पे 1 पे और 1 पे। तो ये यहाँ तक हमारा काम हो चुका है कंप्लीट। और अब हमें निकालना था जो LCM 16, 24, 36, 54, यानी कि इन ऐसी छोटी से छोटी संख्या निकालनी थी। अगर इन सभी संख्याओं का अगर भाग देना तो शेषफल 0 बचना चाहिए और कंप्लीटली भाग जाना चाहिए सभी संख्याओं का, यानी कि सारी की सारी संख्याओं का भाग भी जाना चाहिए और जो शेषफल है वो भी हमारे पास जो है 0 बचना चाहिए। यानी कि इसके गुणनखंड देखिए, हमारे पास 2 है, 2 है, फिर से हमारे पास 2 है, फिर से हमारे पास 2 है, यानी कि 4 बार 2 है जो हम लिख चुके हैं। 3 कितनी बार है, 3 बार है। अब आप कर दीजिए इनको आपस में गुणा, बस इतना ही काम करना है, बस आपको इनको आपस में गुणा करना है। तो सबसे पहले जैसे ही हमने इनको आपस में गुणा करेंगे हमारे पास क्या बनेगा, वो बनेगा 432। ठीक है, आपस में गुणा करते ही हमारे पास जो आएगा वो 432 आएगा। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आप बड़े आराम से कर सकते हो। अब आप देखिए, अगर हम 432 के अंदर 16 का भाग दें, यानी कि 432 में हमने कितने का दिया, 16 का, 16 × 48 होता है, यानी कि 16 × 2 = 32 हो गया हमारे पास। शेषफल कितना बच गया है, यहाँ से 1 और यहाँ से 1 और यहाँ से 2। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास जो है वो शेषफल बच चुका है। तो ये हो गया। अब अगर हम मान लीजिए मैं इसके अंदर और भाग दूंगा, यानी कि 16 इंटू मैंने किया 7 को, तो ये देखिए 7 42 4 और 11, यानी कि 112 हो गया, यानी कि ये गया 7 पे और यहाँ पे आ गया 112, मतलब शेषफल कुछ नहीं बचा। इसी प्रकार मान लीजिए मैं इसमें 24 का भी भाग दे के देखूँ, 24 का नहीं, इसके अंदर नहीं, 432 के अंदर
अगर मैं 24 का भाग देता हूँ तो सबसे पहले 1 पे जाता है, 19 बचता है, यहाँ पे बचता है 2, फिर मैं 8 पे दूंगा तो 192 आएगा, जो कि कम्प्लीटली हो रहा है। यानी कि शेषफल जो हमारे पास शून्य ही बच रहा है। आप इससे भी जांच कर सकते हो 36 से 54 से। यानी कि ये एक छोटी से छोटी संख्या ऐसी होगी जिनमें इन चारों का भाग देने पर शेषफल जो है वो शून्य बचेगा। यानी कि शेषफल जो है ना वो शून्य बचेगा, यानी कि भाग पूरा पूरा जाएगा। तो ये तो था हमारे पास भाग मेथड, जिसके द्वारा कर सकते थे। हमने बड़ी संख्या का चुनाव कर लिया जिससे कि हमें स्पष्ट हो कि गुणनखंड किस प्रकार से होता है, सभी हमने देख लिया। अगर हम 2 संख्याओं को करते, 3 संख्याओं को करते, इससे अर्थ है कि हम सबसे बड़ी से बड़ी संख्याओं का भी कर लिया। तो अब देखिए हमारे पास सबसे पहला मेथड था जो था भाग मेथड, यानी कि भाग विधि। अब दूसरा जो मेथड है वो हम देखने वाले हैं, वो है हमारे पास गुणनखंड विधि, यानी कि फैक्टर मेथड। तो उसको किस प्रकार से करेंगे, ये थोड़ा बड़ा प्रोसीजर है। जो अगली हमारे पास विधि है ना वो है गुणनखंड विधि, जिसको हम कहेंगे फैक्टर मेथड। और इसमें वही चीज़ करेंगे कि हम वही चीज़ों का चुनाव करेंगे, यानी कि हमारे पास जो है वो एलसीएम उन्हीं का निकालेंगे जो हम पहले निकाल चुके हैं। यानी कि हम करने वाले हैं 16, 24, अगली हमारे पास संख्या थी 36 और यह थी 54। यानी कि इन चारों संख्याओं का हम फिर से एलसीएम देखेंगे गुणनखंड विधि के द्वारा। अब जो हमारे पास होने वाला है गुणनखंड विधि के द्वारा करने वाले हैं वही चीज़ कि सबसे पहले है हमारे पास 16 के हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। यानी कि 16 को हमें लिखना है अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। कहने का अर्थ है कि इसको अभाज्य टुकड़ों के रूप में हम तोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, यानी कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इसको हमने तोड़ दिया। यानी कि इतना नया करके हमने इसे छोटा सा कर लिया, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ दिया। वो किस रूप में आप तोड़ सकते हो, यानी कि 16 इसमें 2 का भाग दिया 8 पे गया, फिर 2 का भाग दिया 4 पे गया, फिर 2 का भाग दिया 2 पे गया, फिर 2 का भाग दिया 1 पे गया। ठीक है, तो ये थे हमारे पास 16 के लिए। इसी प्रकार हम अगर 24 के लिए करेंगे, यानी कि 2 पे गया हमारे पास 12 आ गया, फिर से 2 पे गया ये 6 आ गया, फिर से 2 पे गया ये 3 आ गया, फिर से 3 पे गया 1 आ गया। ठीक है, तो यानी कि 24 के जो है वो अभाज्य गुणनखंड हमारे पास 2 × 2 × 2 × 3 ये हो गए। ठीक है, इसी प्रकार हमें करने हैं 36 के अभाज्य गुणनखंड। तो 36 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास इसी प्रकार आ जाएंगे 2 × 2 × 3 × 3। आप करके देख लीजिएगा, बड़ी आसानी से कर सकते हो। इसके बाद में है 54 के जो है वो गुणनखंड हमारे पास हो गए। ठीक है, यानी कि 2 × 3 × 3 × 3। ठीक है, इतना काम हो चुका है, वो हमारे पास है गुणनखंडों के रूप में हम इसको बदल चुके हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि अगर गुणनखंडों में अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी आ रही है। यानी कि हमने जो गुणनखंड किए उनमें अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हमें प्राप्त हो रही है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला अभाज्य गुणनखंड है, इनके अंदर हमारे पास संख्या प्राप्त हो रही है वो है 2। यानी कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में है, यानी कि अभाज्य संख्याएं हैं जो कि हमारे पास हो रही है 2। ठीक है, इसके अंदर भी देखा तो 2 और 1 नेक्स्ट आ गई हमारे पास 3। इसके अंदर भी देखा तो हमारे पास 2 और 3 है, 2 और 3 है, यानी कि 2 और 3 के अलावा कोई और संख्या हमारे पास नहीं है। अब देखिए हमें क्या करना है। अब क्या करेंगे, हम इसको घातांकों के रूप में बदल लेंगे। या तो आप घातांकों के रूप में बदल दीजिए, या जो आपके पास 2 जिस अभाज्य गुणनखंड के अंदर 2 की संख्या सबसे अधिक है उस संख्या को हम उठाएंगे। यानी कि 2 जिसमें सबसे ज़्यादा बार आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि उस संख्या का हम चुनाव करेंगे। और 3 जिसके अंदर सबसे ज़्यादा बार आएगा उस संख्या का चुनाव करेंगे। किस प्रकार से, एक चीज़ तो हम ये कर सकते हैं, या घातांकों के रूप में बदल सकते हैं। यानी कि अगर मैं 3 की घात 0 कर दूँ तो इसका मतलब है 1। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, यानी कि किसी भी संख्या की घात अगर हम 0 रखते हैं तो उसका अर्थ होता है 1। ठीक है, तो अब देखिए मैं फिर से एक काम करने जा रहा हूँ जो है हमारे पास 16 को घातांकों के रूप में लिखने जा रहा हूँ। या तो आप घातांकों के रूप में लिख लीजिए, या आप चुनाव वो कीजिए कि जिसमें सबसे ज़्यादा बार वो संख्या आ रही है। ठीक है, तो इसको हमें इस प्रकार से कर लेते हैं एक बार। तो देखिए सबसे पहले 2 का कितनी बार है, 1 2 3 4, यानी कि 4 लगा दी हमने घात। और 3 कितनी बार है, वो है हमारे पास 0 बार, यानी कि घात 1 लगा दी। ठीक है, यानी कि 2 की घात 4 हो गई और 3 की घात हो गई हमारे पास 0। दूसरी है 24 में देखिए 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, यानी कि 2 की घात हो गई 3। और गुणा में 3 कितनी बार आ रहा है, वो है 1, 3 की घात हो गई 1। ठीक है, अब देखिए 36 जो है वो कितनी बार आ रहा है, यानी कि 2 कितनी बार आ रहा है,
वो आ रहा है हमारे पास 2 बार, और 3 कितनी बार आ रहा है, वो भी आ रहा है हमारे पास 2 बार। ठीक है, अब हमारे पास है 54, 54 कितनी बार आ रहा है, अब देखिए 2 की घात में 1 बार आ रहा है, और 3 की घात में कितनी बार आ रहा है भाई, 3 की घात में आ रहा है ये 3 बार, यानी कि हो गई हमारे पास घातांक। ठीक है, अब हमें जो एलसीएम निकालना था, वो एलसीएम क्या कहा था कि हम यहाँ से उस संख्या का चुनाव करेंगे जिसकी घातांक अधिक हो, यानी कि 2 में इन चारों में से कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें 2 की घात सबसे अधिक है, तो वो है 16। 16 के अंदर 2 की घात उच्चतम कौन सी है, वो है 2 की घात 4। तो इन चारों के अंदर ऐसी संख्या है, यानी कि 2 की घात 4 हम यहाँ पे लिख देंगे, और गुणा में अब हमारे पास दूसरा जो गुणनखंड था वो था 3, यानी कि 2 और 3 के अलावा कोई और अभाज्य संख्याएं नहीं प्राप्त हो रही थी। अब हम देखेंगे 3 की उच्चतम घात कितनी है, पहले के अंदर है 0, दूसरे के अंदर है 1, तीसरे के अंदर है 2, और चौथे के अंदर हमारे पास 3, यानी कि इसको हम लिख लेंगे 3 की घात 3, यानी कि 2 × 2 × 2 × 2 3 × 3 × 3, और इसका हमने पहले ही मान निकाला है, वो निकाला है 432। ठीक है, अब आप देखिए कि आप घातांकों के रूप में बदल के कर सकते हो, या आप यहाँ से भी लिख सकते थे डायरेक्ट, यानी कि इसमें देखिए 2 की घात 2 4 बार आ रहा है गुणा के अंदर, तो आप डायरेक्टली इसको लिख लेते हैं 2 की 4 बार आ रहा है। हम सभी के अंदर देखते हैं कि 2 कितनी बार आ रहा है, यहाँ से हमने देखे 3 सबसे ज़्यादा बार किस में आ रहा है, वो किस रूप में आ रहा है, बस डायरेक्टली लिख लेते थे। ये मैंने आपको बस समझाने के लिए बताया, आप चाहे तो इसको घातांकों रूप में भी बदल के लिख सकते हो, यानी कि इससे हमें स्पष्ट हो गया कि कौन सी संख्या कितनी बार आ रही है। बस आपको दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए, यानी कि अगर हमारे पास ये 4 है तो इन चारों के अंदर तुलना करेंगे, हो सकता था कि हमारे पास इसके अंदर 5 भी होता, तो अगर 5 भी होता तो उसको भी हम लेते अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम भाग की विधि तो देखी हमने, और ये थी हमारे पास गुणनखंड की विधि। आपको जो उचित लगे उस विधि से आप इनको हल कर सकते हो, यानी कि आपको लगता है कि भाग विधि बढ़िया अच्छी है तो आप उससे करिए, अगर आपको लगता है कि गुणनखंड विधि अच्छी है तो आप इससे करिए। तो अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस को जिसको हम हल करने की कोशिश करेंगे, और देखेंगे किस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं वो एलसीएम के ऊपर। तो सबसे आसान सा हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं। सबसे पहले हमें तय रखी है 2 संख्याएं और उनका पूछ लिया हमारे पास लेस है, तो सबसे पहले हम देखेंगे भाग विधि से इसका लघुत्तम समापत्य, और फिर हम देखेंगे इसका गुणनखंड विधि से। तो दोनों विधियों को हम साथ में हल करेंगे, और फिर इसके बाद में जो क्वेश्चन है उनमें हम दोनों विधियों को काम में नहीं लेंगे, एक विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमने भाग विधि तो भाग विधि काम में लेने वाले हैं हम भाग विधि। तो हमें निकालना है 14 और 18 का एलसीएम। तो सबसे पहले हमने छोटी से छोटी संख्या हमारे पास है 2, जो अभाज्य संख्या है उनको देखेंगे, यानी कि 2 जिसको हमने किया तो 7 पे गया, यहाँ पे गया 9 पे। ठीक है, इसके बाद में हम इसमें 2 का भाग नहीं दे सकते, क्योंकि 7 और 2 दोनों के अंदर 2 का भाग नहीं जाता है। तो हमने क्या किया, इसमें 3 का देखा, यानी कि 7 में नहीं जाएगा तो 7 को डायरेक्टली इस प्रकार से ही लिख देंगे। 9 के अंदर जा रहा है 3 पे, यानी कि 3 लिख दिया हमारे पास। फिर में देखिए 3 में और करेंगे, 7 में जा रहा है, और 3 का करने पर हमारे पास 1 पे जा रहा है, जितने में भाग जाता है वो हम लिख देंगे। फिर से देखिए अब हमारे पास ना तो 4 का जा रहा है 5 का जा रहा है, यानी कि जो 4 है वो भाज्य संख्या 1, लेकिन अभाज्य संख्या के रूप में अब 7 हो जाएगी हमारे पास, जिसके अंदर 1 आ गया 1 आ गया, यानी कि एलसीएम ऑफ 14 और 18 जो हमारे पास हो गया वो हो गया 2 × 3 × 3 × 7, और यहाँ से इसका जो मान है वो हमारे पास आ जाएगा 126। ठीक है, ये तो थी हमारे पास भाग विधि। अब दूसरी जो है वो गुणनखंड विधि है। गुणनखंड विधि को भी करके देख लेते हैं भाई। गुणनखंड विधि क्या है हमारे पास, जो गुणनखंड विधि है उसमें हमें सबसे पहले हमें इनको गुणनखंडों के रूप में तोड़ना होगा, यानी 14 को लिख सकते हैं 2 × 7। ठीक है, आराम से तोड़ लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। 18 को क्या लिख सकते हैं हम, दूसरी है हमारे पास 18, यानी इसको लिख सकते हैं हम, यानी कि 18 को हम करेंगे यानी कि 2 × 3 × 3। ठीक है, ये भी हमने कर लिया। ठीक है, अब आप देखिए इसके अंदर कौन कौन सी हमारे पास संख्याएं प्राप्त हो रही है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो सबसे पहले संख्या है हमारे पास 2 प्राप्त हो रही है, दूसरी हमारे पास है 7 भी प्राप्त हो रही है, और यहाँ पे हो रही है 3, यानी कि 3 संख्याएं हमारे पास प्राप्त हो रही है, इनके अलावा कोई और अन्य संख्या नहीं मिल रही। तो वही काम जो अधिकतम बार आए, जिस गुणनखंड के अंदर जो अधिकतम बार है उसको हम लिखेंगे,
यानी कि एलसीएम जो है वो करेंगे हम, तो सबसे अधिकतम 2 एक बार आ रहा है, यानी कि दोनों के अंदर भी एक बार आ रहा है केवल, यानी कि 2 को लिख देंगे। इसके अंदर देखा तो 7 एक बार आ रहा है, इसके अंदर आ भी नहीं रहा है, यानी कि 7 एक बार लिख देंगे। अब देखिए इसके अंदर बच गया 3 जो 2 बार इसके अंदर आ रहा है, यानी यहाँ पे नहीं आ रहा है, यानी कि 3 × 3 कर देंगे। तो इसको करने पर हमारे पास जो एलसीएम है वो आ गया 126 और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि वही देखिए वही टुकड़े हमारे पास प्राप्त हुए। आप चाहें कोई से भी विधि से कर दीजिए, इसका उत्तर जो है समान आएगा। बस गुणनखंड विधि में आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है इसी चीज़ का। तो अगला जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो कह रहा है हमें कि वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसके अंदर हम 15, 20 और 30 का पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। यानी कि अगर उस संख्याओं को हम 15 से विभाजित करें तो भी पूर्ण तरीके से हो, 20 से करें तो भी हो और 30 से करें तो भी हमारे पास पूर्ण रूप से विभाजित होनी चाहिए। यानी कि आप देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका लसाअ निकालेंगे। यानी कि इसको देखते ही हमें पता चल गया कि छोटी से छोटी संख्या, यानी कि छोटी से छोटी संख्या यह था क्वेश्चन हमारे पास। छोटी से छोटी 15, 20 और 30 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो इसका हम लगाने वाले हैं लघुत्तम समापत्ति, वो भी भाग विधि से। तो सबसे पहले मैंने लिख लिया 15, 20 और 30 को। तो सबसे पहले हमारे पास 2 से जाएगा, यानी कि 2 पे ये बच गया 15, ये बच गया 10 और ये बच गया हमारे पास फिर से 15। फिर इसमें 2 से फिर से जाएगा, यानी कि ये बच गया 15, ये बच गया हमारे पास 5 और ये बच गया 15। अब कितने पे जाएगा, ये जाएगा 3 के ऊपर, यानी कि 3 से हमने इसको भाग देंगे, 3 को देंगे, जब 5 बच गया, यहाँ पे 5 पहले से है और यहाँ से 5 हो जाएगा, यानी कि 5 से फिर से करेंगे तो एक और ये बच गया, यानी कि 15, 20 और 30 का जो एलसीएम है ना, यानी कि एलसीएम जो हमारे पास प्राप्त हो गया 2 × 2 × 3 × 5, यानी कि इस गुणनखंड के रूप में प्राप्त हो गया है। यानी कि 2 × 3 × 2 × 2 × 3 × 5, यानी कि इनको आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 60। तो 60 एक सबसे छोटी संख्या है जिसमें हम 3 का भाग दे सकते हैं, यानी कि 10 का भाग देंगे अगर 60 के अंदर तो जाएगा 6 पे, यानी कि 60 हो गया, ये बच गया 0। इसी प्रकार अगर 20 में अगर 60 का भाग देंगे, यानी कि 60 में अगर 20 का भाग देंगे, यह जाएगा 3 पे, ये हो गया 60। यानी कि फिर से हमने 30 में भी देख लिया तो ये 2 पे गए, यानी कि 60। यानी कि आप देखिए सबसे पूर्णतः विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या जो कि है 60, जिसको अगर हम किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो हमारे पास जो शेषफल है वो 0 बचता है। और एक और देख लेते हैं सवाल जो कि है कुछ अटपटा सा है, वो क्वेश्चन भी हम इसमें देख लेते हैं। बाकी क्वेश्चनों को हम जो है वो एक अलग वीडियो में, अगर आप चाहोगे तो हम एक अलग वीडियो में करा देंगे, जिसमें हम जो है कॉम्बिनेशन लेंगे, जिसमें हम सभी लघुत्तम समापत्ति, महत्तम समापत्ति सभी का मेलजोल करेंगे। अब देखिए अगला जो उदाहरण है वो हमसे कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या हमें बतानी है, यानी कि सबसे छोटी संख्या हमें बतानी है जिसके अंदर हमें 9, 20, 12, 16 और 20 से अगर भाग देना तो हर दशा में हमारे पास शेषफल जो है 3 बचना चाहिए। यानी कि कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन आ गया हमारे पास, यानी कि इसने छोटी से छोटी संख्या पर पूछ ली है और दूसरा ये कह रहा है कि जो प्रत्येक दशा में शेषफल हमारे पास 3 बचना ही चाहिए। यानी कि ऐसी संख्या हमें बचानी है कि जिसमें प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे। सबसे छोटी समझते ही हमने पता चल गया कि हम इसका निकालेंगे लसाअ, यानी कि लघुत्तम समापत्ति एलसीएम इसका निकालने वाले हैं। और एलसीएम निकालने के बाद हम उस संख्या के अंदर 3 को जोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि जब भी हम किसी संख्या का भाग देंगे ना, तो जो शेषफल है वो हर दशा में 3 बचेगा। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे, फिर एलसीएम के अंदर हम क्या करेंगे, इसका जो है वो भाग कर देंगे। यानी कि सबसे पहले देखें 9 के अगर हम गुणनखंड करें तो ये होते हैं 3 × 3। फिर से हम 12 के अगर गुणनखंड करेंगे तो वो होंगे 2 × 2 × 3। फिर हम अगर 16 के गुणनखंड करेंगे तो ये होंगे 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, यानी कि 4, 8, 16। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम 20 के गुणनखंड करेंगे तो ये होंगे 2, यानी कि आप देखिए 20 के अगर गुणनखंड किए कितने पे गया, 10 पे, फिर से 2 पे गया, 5 पे, 5 पे गया, 1 पे, यानी कि 2 × 2 × 5। ठीक है, ये हो गए हमारे पास गुणनखंड विधि से बड़ी आसानी के साथ। आप चाहो तो जो भाग विधि उसी से भी हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर देखिए अगर हम इसकी बात करें अभाज्यों की संख्या के लिए तो इसमें आ रहा है 3, इसके अंदर आ रही है 2 और यहाँ पे आ रही है 5। यानी कि इसमें केवल 3 संख्याएं ऐसी है जो अभाज्य संख्याओं के रूप में बन रही है, यानी कि 2 और 3 और 5। और हम ऐसी भाषाओं को चुनाव करेंगे, यानी कि एलसीएम के अंदर हम क्या करते हैं कि ऐसे गुणनखंडों का चुनाव करते हैं जहाँ पर उन गुणनखंडों की संख्या सबसे अधिक हो।
यहाँ पे देखिए 3 2 बार आ रहा है, यहाँ पे 3 1 बार आ रहा है, यहाँ पे 3 आ ही नहीं रहा है, यहीं पे नहीं आ रहा है। यानी कि 3 कितनी बार आ रहा है सबसे ज़्यादा, वो है पहले के अंदर, यानी कि 3 जो है वो 2 बार आ रहा है। इसके बाद में हम देखेंगे 3 हो गया है हमारे पास। अब देखेंगे 2 कितनी बार आ रहा है, इसके अंदर 2 बार आ रहा है, इसके अंदर देखा तो 4 बार हमारे पास आ रहा है, यानी कि 2 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 2 बार आ रहा है, यानी कि मैक्सिमम जो संख्या है वो 4 बार आ रही है। 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ पे देखिए 5 कितनी बार आ रहा है, केवल एक जो है वो 5 आ रहा है, यहाँ पे 5 हो गया। यानी कि इन सभी को हम कर देंगे मल्टीप्लाई, और गुणा करने पर हमारे पास जो मान आएगा वो आएगा 720। ठीक है, ये तो हमारे पास मान आ चुका है। अब प्रश्न के अंदर क्या दिया गया है कि सबसे छोटी संख्या बताइए, यदि अगर इनसे भाग दें तो हर दशा में हमारे पास शेषफल है वो 3 बचना ही चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, शेषफल 3 बचे, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो संख्या है वो घात करेंगे, यानी कि 720 के अंदर हम अगर 3 को जोड़ दें तो ये आएगा 723, यानी कि हर दशा में हमारे पास शेषफल 3 बचेगा। किस प्रकार से, मान लीजिए मैं 723 के अंदर जो है वो 20 का भाग देने वाला हूँ, तो सबसे पहले हम 20 का भाग देंगे तो ये जाएगा 3 पे, यानी कि ये हो गया 60। ठीक है, 60 होने पर ये हमारे पास बच गया 12, यानी कि ये आ गया 3। फिर हम इसको देंगे 6 पर, यानी कि ये आ गया 120। आप देखिए यहाँ पे जो शेषफल है हमारे पास 3 बच चुका है, यानी कि 3 जो है हमारे पास शेषफल बच चुका है, ये अभीष्ट शेषफल हमारे पास बच गया है। अगर इसी प्रकार हमने 9 का, 12 का और 16 का भी भाग देते हैं तो हमारे पास अभीष्ट शेषफल 3 बचेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप इस प्रकार से कर सकते हो। इसमें देखिए थोड़ी बहुत ये था कि 3 दे दिया गया था, हो सकता है कि आपको यहाँ पे 723 दे दें, ऑप्शन हमारे पास पहला हो। दूसरा ऑप्शन, यानी कि मान लीजिए पहला ऑप्शन हमारे पास 723 हो, दूसरा ऑप्शन हमारे पास 720 हो, तीसरा ऑप्शन जो है हमारे पास 717 हो, और चौथा ऑप्शन हो सकता है हमारे पास 733 हो। तो हो सकता है आपको इन दोनों ऑप्शंस के अंदर कन्फ्यूज़न हो जाए, या आप एलसीएम निकालते ही डायरेक्ट ये कर गए, हो सकता है ये भी कर दो, क्योंकि इसमें क्या है, हमने छोटी से छोटी संख्या पढ़ ली, ये पढ़ लिया, बस हमने ध्यान नहीं दिया कि आगे क्या लिखा गया है। तो हो सकता है कि हम 720 कर दें, या हो सकता है कि हम जल्दबाजी में अगर इसको घटा के 717 कर दें। तो ये चीज़ों का बस आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है और क्या हमें करना है। तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा है कि गुणनखंड को किस प्रकार से निकाल सकते हैं, और लघुत्तम समापत्य की जो विधियां हैं उनके बारे में देखा, लघुत्तम समापत्य होता क्या है, किस प्रकार के हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं, और क्वेश्चनों को भी हम अगली वीडियो के अंदर जो है वो काफ़ी मिक्सचर करेंगे, यानी कि उसमें लघुत्तम समापत्य और महत्तम समापत्य के जो क्वेश्चन होंगे उनको मिक्स करके देखेंगे कौन से हमारे पास क्वेश्चन है, किस प्रकार से करते हैं। तो